हेलो डियर स्टूडेंट्स, एक नया दिन और एक नए लेक्चर के साथ मैं आपके सामने हाजिर हूं और आज के लेक्चर में हम स्टार्ट करने वाले हैं चैप्टर नंबर 5 जिसका नाम है सॉइल रिएक्शन, मृदा अभिक्रिया। देखो भाई, आज हम चैप्टर 5 की कहानी को पढ़ेंगे कि चैप्टर 5 के अंदर मोस्ट ऑफली हम जो बात करने वाले हैं वो एक वर्ड जो मैं आपको बता देता हूं और उसका नाम है पीएच। इस पूरे चैप्टर में जो हम बात करने वाले हैं वो पीएच की बात करने वाले हैं, ठीक है ना। और अगर इस चैप्टर के मैं अंक भार की बात करूं कि ये चैप्टर आपका कितने अंक का आने वाला है एग्जाम के अंदर आपको, तो यहां से आपको 3 अंक के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। कितने अंक के? 3 अंक के आपको क्वेश्चन पूछे जाएंगे। अब एक तो इसमें हम प्रीवियस ईयर के पेपर उठा के देखें तो एक क्वेश्चन तो यहां से 2 नंबर का पूछा गया है और एक क्वेश्चन यहां से 1 नंबर का पूछा गया है। यानी टोटल क्वेश्चन कितने पूछे जा चुके हैं? 2, जिनमें से एक होगा आपका 2 नंबर का और एक क्वेश्चन होगा आपका 1 नंबर का। तो इस तरीके से जो ओवरऑल जो आपका पेपर है वो कितने नंबर का है? 3 नंबर का है। समझ में आ गई बात। चैप्टर का नाम पढ़ते हैं सॉइल रिएक्शन और स्टार्ट करते हैं भाई इसकी प्रस्तावना, इंट्रोडक्शन। ठीक है, देखो एक एक करके हम सारी बातों को पढ़ेंगे। नॉर्मल सी बात मैं आपको बता देता हूं कि पीएच की अपन इसमें बात करने वाले हैं और पीएच की जो स्केल है उसकी वैल्यू अपन पढ़ चुके हैं। कहां से कहां तक होती है भाई? पीएच स्केल की जो वैल्यू है वो 0 से 14 तक होती है, जिसमें से अगर 0 से 7 मान है तो वो आपका अम्लीय होगा और फिक्स 7 अगर आपका मान है तो वो आपका उदासीन होगा और अगर 7 से लेकर 14 तक मान जा रहे हैं तो वो आपका क्षारीय गुण को प्रदर्शित करेगा। ठीक है ना, ये तो मोटी मोटी सी बात है। अब प्रस्तावना देखते हैं भाई। देखो क्या लिख रखा है प्रस्तावना में, एक सेकंड देखो। मृदा अभिक्रिया मृदा विलयन में उपस्थित H+ आयन व हाइड्रोक्सिल OH- आयन के मध्य वह संबंध है जो यह निर्धारित करता है कि मृदा अम्लीय, क्षारीय अथवा उदासीन है, जो मृदा पीएच द्वारा निर्धारित की जाती है भाई। ठीक है, यानी मृदा अभिक्रिया क्या है? H+ और OH- आयन के बीच का संबंध है। किस किस के बीच का संबंध? H+ आयन के बीच का और OH- आयन के बीच का संबंध है, जो यह बताता है आपको कि जो आपकी मिट्टी है वो आपकी अम्लीय है या मृदा आपकी क्षारीय प्रकृति की है या मृदा आपकी उदासीन प्रकृति है। और इस प्रकृति का निर्धारण किससे होता है? इस प्रकृति का निर्धारण होता है पीएच के मान के आधार पर। अगर पीएच के मान 0 से 7 है तो हम कह देंगे मृदा की प्रकृति अम्लीय है। अगर पीएच के मान फिक्स 7 है तो हम कह देंगे कि मृदा की जो प्रकृति है वो कैसी है? उदासीन है। और अगर पीएच के मान 7 से लेकर 14 तक जा रहे हैं तो हम कह देंगे कि जो मृदा की प्रकृति है वो कैसी प्रकृति है? क्षारीय प्रकृति की है। बात आगे समझ में? यहां तक आगे चलते हैं। देखो दूसरे शब्दों में मृदा अभिक्रिया का अभिप्राय मृदा विलयन की अम्लीयता, क्षारीयता व उदासीनता से है। तो आपसे क्वेश्चन पूछ ले मृदा अभिक्रिया का तात्पर्य क्या है? तो मृदा अभिक्रिया का तात्पर्य है कि मृदा की अम्लीयता व क्षारीयता व उदासीनता के मध्य संबंध से है या उदासीनता इत्यादि गुणधर्मों से इसका संबंध है। समझ गए इस बात को? आगे चलते हैं। मृदा विलयन में विभिन्न तत्व जो हैं वो आयन के रूप में रहते हैं। मृदा के अंदर जितने भी तत्व हैं वो किसी ना किसी आयन के रूप में रहेंगे, या तो धनावेश होगा उन पर या उन पर क्या होगा? ऋणावेश होगा। देखो आगे बात करते हैं। अब आपसे क्वेश्चन सीधा 1 नंबर का पूछा जा सकता है कि मृदा में पाए जाने वाले अम्लीय आयन कौन कौन से हैं? ठीक है, तो मृदा में पाए जाने वाले अम्लीय आयन कौन कौन से हैं? देख लो, अम्लीय आयन है H+, NO3- और SO4 एक तो नाइट्रेट आयन हो गया, एक H+ हो गया और एक सल्फेट आयन हो गया। सल्फेट कौन सा हो गया? SO4 ये जो रहा ना आपका, ये रहा आपका सल्फेट SO4 ठीक है, तो ये आयन आपका हो गया। तो कुल मिला के अगर मैं अम्लीय आयनों को आपको दिखाऊं तो ये 3 आपको कौन से आयन दे रखे हैं? अम्लीय। सीधा सीधा 1 नंबर का क्वेश्चन कि मृदा में पाए जाने वाले अम्लीय व क्षारीय आयनों का नाम दीजिए। तो अम्लीय आयन हो गए आपके H+ हो गया, आपका नाइट्रेट हो गया NO3- हो गया और क्या हो गया? सल्फेट हो गया SO4 हो गया। अगर आपसे बोल दे कि मृदा में पाए जाने वाले क्षारीय आयनों का नाम लिखिए तो क्षारीय आयन कौन कौन से हैं? देखो क्षारीय आयन हो गए आपके OH-, एक सेकेंड डिब्बे को और नीचे बनाते हैं। देखो कौन कौन से हो गए? OH- हो गया, कैल्शियम 2+ हो गया, Mg2+ हो गया, Na+ हो गया और K+ हो गया। ये कौन से आयन है भाई? ये आपके क्षारीय आयन है। कौन से आयन है? क्षारीय आयन। तो क्षारीय आयन की बात करें तो OH- हो गया, कैल्शियम 2+, मैग्नीशियम 2+, सोडियम प्लस, K+, ये सारे आपके कौन से आयन हो गए? क्षारीय आयन हो गए। आगे बात समझ में? देखो आगे चलते हैं, देखना भाई। अब होगा क्या जब आपकी मिट्टी के अंदर H+ आयनों की कंसंट्रेशन ज्यादा है, यानी H+ जो आयन है उनकी सांद्रता ज्यादा है, तो हम कह देंगे कि जो मृदा है वो कैसी प्रकृति की होगी? अम्लीय प्रकृति की होगी। समझ में आ गया? देखो मैं आपको दिखा भी देता हूं। ये देखो साफ साफ यहां पर लिख रहा है
कि जब मृदा कॉलॉइड्स पर H+ आयन का सांद्रण OH- आयन के सांद्रण की अपेक्षा कैसा हो, ज्यादा, तो मृदा आपकी कैसी प्रकृति की होगी, अम्लीय प्रकृति की होगी। सीधी सीधी बात बता दी भाई कि जब H+ आयन की सांद्रता जो है वो OH- के कंपैरिजन में ज्यादा है, तब आपकी अम्लीयता जो प्रकृति होगी वो ज्यादा होगी। और अगर इसका हम उल्टा कर दें, यानी OH- आयनों की सांद्रता अगर H+ आयनों की सांद्रता से ज्यादा हो, तो इसे आप क्या कहोगे कि जो आपकी मृदा है वो कैसी प्रकृति की है, क्षारीय प्रकृति की है। ठीक है, सीधे नीचे की लाइन में यही बात बोली है कि OH- आयन का सांद्रण जब H+ आयन के सांद्रण से अधिक होता है तो मृदा आपकी कैसी, मृदा में जो अभिक्रिया होती है वो कैसी होती है भाई, क्षारीय होती है। ठीक है, आगे देखो, H+ आयन और OH- आयन मृदा कॉलॉइड पर समान संख्या में हो तो मृदा की अभिक्रिया उदासीन प्रकृति की होती है। यानी यहां से आपको 3 कंडीशन मिली। कौन सी कंडीशन मिली? 3 कंडीशन मिली। पहली कंडीशन तो कौन सी थी, जब H+ आयनों की जो सांद्रता है वो आपकी ज्यादा हो, वो आपकी ज्यादा हो किसके कंपैरिजन में भाई, OH- आयन के कंपैरिजन में, तो मृदा में जो अभिक्रिया होगी वो कैसी प्रकृति की होगी भाई, अम्लीय प्रकृति की होगी, एसिडिक नेचर की होगी। H+ ज्यादा, अम्लीयता ज्यादा, OH- ज्यादा, क्षारीयता ज्यादा, दोनों बराबर तो उदासीन। समझ गए? अब दूसरी कंडीशन इसने क्या बताई, दूसरी कंडीशन क्या बताई थी कि अगर OH- की सांद्रता, अगर OH- आयन की सांद्रता, ये स्क्वायर ब्रैकेट किसको बताता है भाई, सांद्रता को, है ना, जो बड़ा कोष्टक है ये किसको बताता है, सांद्रता को। अगर OH- आयन की सांद्रता H+ आयनों की सांद्रता के कंपैरिजन में कैसी हो, ज्यादा हो, तो यहां पर जो प्रकृति होगी वो कैसी होगी भाई, मृदा अभिक्रिया की प्रकृति कैसी होगी, क्षारीय प्रकृति की होगी। समझ में आ गया दूसरा पॉइंट। और अगर तीसरे पॉइंट की हम बात करें तो तीसरे पॉइंट में क्या बोला था हमने कि जो H+ आयन की सांद्रता है वो किसके बराबर हो जाए भाई, OH- आयन की सांद्रता के बराबर हो जाए तो हम कहेंगे मृदा अभिक्रिया कैसी है भाई, मृदा अभिक्रिया आपकी उदासीन है। इज दैट क्लियर? ठीक है, आगे चलें। चलो नेक्स्ट टॉपिक की बात करते हैं, मृदा पीएच, सॉइल पीएच। ठीक है ना, देखना भाई, सॉइल पीएच देखो क्या लिखा है इसमें, शुद्ध जल विद्युत कुचालक होने से, अब जो शुद्ध जल है उसमें जितने H+ आयन होंगे उतने ही क्या होंगे, OH- आयन। तो शुद्ध जल आपका कैसा होता है, कुचालक प्रकृति का होता है, यानी बहुत ही दुर्बल, दुर्बल क्या, निर्बल विद्युत अपघट्य होता है। ठीक है, आगे देखो, जो एक निर्मल विद्युत अपघट्य है, ठीक है, आज इसी ने बता दिया कि जो निर्बल विद्युत अपघट्य है। आगे क्या बोल रहा है कि साधारण ताप पर इसका विघटन अल्प मात्रा में होता है, जिसे निम्न प्रकार दर्शाते हैं। अगर पानी को डिसोसिएट करेंगे, पानी को वियोजित करेंगे, तो आपको पता है पानी में एक तो H+ आयन है और एक क्या है, OH- आयन। ठीक है, तो ये रिएक्शन दे रखी है, H+ आयन है, आयोनाइज होकर या वियोजित होकर, हिंदी में लिखोगे तो क्या लिख दोगे, ऊपर वियोजित, या आयनन भी आप लिख सकते हो। तो वियोजित होकर ये क्या बनाएगा, एक तो H+ आयन बनाएगा, दूसरा OH- आयन बनाएगा। ठीक है, अब यहां पर एक अप्लाई होता है द्रव्यानुपाती क्रिया नियम, जो जनरली हमने 11वीं क्लास में पढ़ रखा है। ठीक है, द्रव्यानुपाती क्रिया नियम। अब ध्यान से समझना भाई, इसमें मैं आपको एक चीज बताता हूं, देखो इसको थोड़ा सा हम बड़ा कर लेते हैं। अब आपको देखो, जब भी कोई रासायनिक अभिक्रिया मिलेगी ना, तो उसमें आपको 2 चीजें आएंगी। पहला तो होगा आपका अभिकारक, जिसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं, रिएक्टेंट, और दूसरा होगा उत्पाद, जो इधर लिखा होगा वो होगा उत्पाद, और उत्पाद को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, प्रोडक्ट। ठीक है, पी, जिसको पी से भी आप दिखा सकते हो। देखो अब ये जो द्रव्यानुपाती क्रिया नियम है ये क्या होता है, मैं आपको बता देता हूं। ठीक है, जो उत्पाद की सांद्रता है उसको ऊपर रखोगे और नीचे जो अभिकारकों की सांद्रता है उसको नीचे रखोगे, और इनकी जो वैल्यू है वो किसके बराबर आएगी, एक स्थिरांक के बराबर आएगी, जिसको अपन किससे दिखाते हैं भाई, K से दिखाते हैं। तो कहने का मतलब, जहां भी द्रव्यानुपाती क्रिया नियम की बात करोगे वहां पर एक बात माइंड में क्या याद रखोगे, उत्पाद की सांद्रता बटे अभिकारक की सांद्रता। ठीक है, ये चीज आपको याद रखनी है। तो यहां पर उत्पाद कौन है, यहां पर उत्पाद कौन है, H+ है और OH- है, और अभिकारक कौन है, अभिकारक कौन है आपका, H2O है। तो ऊपर किसकी सांद्रता, H+ आयन की सांद्रता और OH- आयन की सांद्रता, और नीचे मैंने क्या बताया, अभिकारक की सांद्रता। तो अभिकारक कौन है यहाँ पर, जल, तो नीचे आप देख लो कि क्या लिख रखा है, विघटित जल की सांद्रता। समझ गए आप, बात को समझ गए, और ये किसके बराबर होगा, स्थिरांक के बराबर। और अगर हम इसको सिंबल में रिप्रेजेंट करें तो सिंबल में हम किस तरीके से रिप्रेजेंट करेंगे, देखना भाई। ऊपर हम क्या लिखेंगे, H+ आयन की सांद्रता, यानी H+ को हम ब्रैकेट में लिखेंगे, फिर हम क्या लिखेंगे, OH- आयन की सांद्रता, तो OH- को किस में लिखेंगे, ब्रैकेट में लिखेंगे। नीचे हम क्या लिखेंगे, जल की सांद्रता, तो जल को हम किस में लिखेंगे, ब्रैकेट में लिखेंगे। और ये किसके बराबर होगा, ये बराबर होगा कांस्टेंट K के बराबर। ठीक है, तो इस तरीके से हम इसको रिप्रेजेंट करेंगे। तो देखो आगे के पैराग्राफ में आपको यही बात बताई है, देखो इधर ये लिख दिया, देखो उसी तरीके से H+ आयन की सांद्रता,
और OH माइनस आयन की सांद्रता, ये क्या थे, उत्पाद, तो उत्पाद की सांद्रता नीचे बटा अभिकारक की सांद्रता, तो नीचे देख लो बटे में क्या लिख रखा है, अभिकारक की सांद्रता, और ये किसके बराबर है, स्थिरांक, और स्थिरांक को किससे रिप्रेजेंट कर रखा है, K से रिप्रेजेंट कर रखा है। ठीक है, अब देखो नीचे क्या है, जल, जल को इसने HOH लिख दिया, कोई दिक्कत नहीं है, हम इसकी जगह और क्या लिख सकते हैं, इसकी जगह और हम ब्रैकेट में क्या लिख सकते हैं, मैं आपको लिख के बता देता हूं, इसकी जगह ब्रैकेट में हम और क्या लिख सकते हैं, H2O, तो H2O का भी मतलब यही है। ठीक है, अब अगर H2O को हम इधर ले जाएं तो कर्ण गुणा हो जाएगा, कर्ण गुणा हो जाएगा तो इधर क्या आ जाएगा, ये 2 जबरदस्ती लगा रखा है भाई इसने, इसको सही कर लेना, यहाँ पर 2 नहीं आएगा, ये 2 इसने मिसप्रिंटिंग हो गया। ठीक है, तो यहां से हमने H2O को यहां ट्रांसफर किया तो क्या आ जाएगा, KH2O, और फिर इधर क्या बचेगा, H प्लस और OH माइनस, अरे इधर क्या बच जाएगा, H प्लस और OH माइनस बच जाएगा, ये वाली चीज है वो यहां ट्रांसफर हो गई। ठीक है, तो अगला K और H2O बच गया नीचे। ठीक है, और यहां पर H प्लस OH माइनस आ गए। अब आपको पता है H2O क्या है, जल है, अरे H2O क्या है, वाटर है, तो जल है तो हम इसके रिस्पेक्ट में क्या लिख सकते हैं, W लिख सकते हैं। एक सेकंड पहले तो इसको हम 2 को गायब करते हैं भाई, ये थोड़ा सा पसंद नहीं आ रहा क्योंकि मिसप्रिंटिंग है। ठीक है, तो अब हम H2O को क्या कहते हैं, वाटर, तो वाटर के लिए क्या लिखेंगे, W, तो हमने क्या लिख दिया, KW, तो KW किसके बराबर हो जाएगा, H प्लस और OH माइनस के बराबर। ठीक है, समझ गए, KW बराबर किसके हो जाएगा, H प्लस और OH माइनस के बराबर। अब KW को बोलते क्या है भाई, KW का नाम क्या है, तो इसका नाम भी देख लो, इसको क्या बोलते हैं, जल का आयनिक गुणनफल, इसको क्या बोलते हैं हम, देखो जल का आयनिक गुणनफल, सीधा सीधा नीचे लिख रखा है, जल का आयनिक गुणनफल, दिख गया आपको। तो आपसे कोई पूछ ले KW को कैसे रिप्रेजेंट करोगे या KW का नाम क्या है, तो आप क्या कहोगे, KW का क्या नाम है भाई, जल का आयनिक गुणनफल। ठीक है, इंग्लिश में क्या बोलेंगे, आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर। ठीक है, जिसको किससे रिप्रेजेंट करते हैं, KW से रिप्रेजेंट करते हैं। अच्छा, इसकी इकाई पूछ ले आपसे कि जल के आयनिक गुणनफल की इकाई बताओ, तो इसकी इकाई भी मैं आपको बता देता हूं, इसकी इकाई होती है ग्राम आयंस प्रति लीटर। क्या इकाई है इसकी, ग्राम आयंस प्रति लीटर, और इसका जो मान है रूम टेम्परेचर या 25 डिग्री सेल्सियस पर, वो 25 डिग्री सेल्सियस पर इसका मान कितना है, 1 गुणा 10 की घात -14 ग्राम आयंस प्रति लीटर। ठीक है, तो पहले तो इसको, पहले पैराग्राफ को लाइन 1 से हम स्टार्ट करते हैं। देखना भाई, जल में उपस्थित H प्लस आयन की सांद्रता व OH माइनस आयन की सांद्रता के गुणनफल को जल का आयनिक गुणनफल KW कहते हैं। भाई सीधा सीधा फॉर्मूले से भी पता चल रहा है हमको कि H प्लस आयन की सांद्रता, OH माइनस सांद्रता की सांद्रता के गुणनफल को हम क्या बोलते हैं, KW बोलते हैं, जल का आयनिक गुणनफल बोलते हैं। ठीक है, अब आपसे दूसरा क्वेश्चन पूछेगा कि 25 डिग्री सेल्सियस पर KW का कितना मान होता है, तो आपका क्वेश्चन क्या हो, आपका आंसर क्या होगा, 25 डिग्री सेल्सियस पर जो KW का मान है वो कितना होगा, 1 गुणा 10 की पावर -14 ग्राम आयन प्रति लीटर। क्या होगा, ग्राम आयन प्रति लीटर, ये आपका आंसर होगा। ठीक है, एक बार नीचे भी इसको पैराग्राफ में अच्छे से पढ़ लेते हैं। ठीक है, देखो निश्चित ताप पर इसका मान स्थिर होता है। प्रयोगों से पता चला हमें, प्रयोगों से क्या बात पता चली हमें कि जो KW का जो मान है वो 25 डिग्री सेल्सियस पर कितना होता है, 1 गुणा 10 की पावर -14 ग्राम आयंस प्रति लीटर। ये यूनिट भी याद रखोगे, आपसे पूछ रहे जल के आयनिक गुणनफल की इकाई दीजिए तो क्या लिखोगे, ग्राम आयन प्रति लीटर। ठीक है, समझ के बात को, आगे देखो, शुद्ध पानी में H प्लस आयन और OH माइनस आयन की संख्या कैसी होती है, बराबर। हमें पता है शुद्ध पानी कैसा होता है, कुचालक, यानी H प्लस आयन और OH माइनस आयन की जो सांद्रता है वो कैसी होगी, बराबर होगी, जो संख्या है इनकी वो कैसी होगी, बराबर होगी। ठीक है, इसलिए दोनों की सांद्रता 10 की पावर -7 या 10 की पावर -7 का मतलब क्या है, पॉइंट लगा के 0 0 लगा के 7 बार 0 लगाओ फिर 1 रख दो। ठीक है, तो इतनी ग्राम आयंस प्रति लीटर होती है। आप तो सीधा याद रखो कि जो शुद्ध जो जल है उसमें H प्लस आयन की सांद्रता कितनी है, 1 गुणा 10 की पावर -7 ग्राम आयंस प्रति लीटर। तो जितने H प्लस आयन की संख्या है उतनी संख्या किसकी है, OH माइनस आयन की। तो OH माइनस आयन की भी सांद्रता कितनी होगी, 1 गुणा 10 की पावर -7 ग्राम आयंस प्रति लीटर। और -7 और -7 का गुणा करोगे तो टोटल कितना आ जाएगा, -14 आ जाएगा। और वही तो हम कह रहे हैं KW का मान कितना है, 10 की पावर -14। अरे भाई यहाँ ऊपर चलो, एक और बार देखो, एक और बार देखो, हमने क्या बताया कि ये जो H प्लस आयन है इसकी सांद्रता कितनी है, 10 की पावर -7 ग्राम आयंस प्रति लीटर। हमने कहा ये जो OH माइनस आयन है इसकी भी सांद्रता कितनी है, 10 की पावर -7 ग्राम आयंस प्रति लीटर। तो जब इसका हम गुणा करेंगे तो दोनों का गुणा क्या आ जाएगा, 10 की पावर -14 ग्राम आयंस प्रति लीटर। और यही तो मान है किसका, KW का। अरे हमने KW का मान क्या बताया, 1 गुणा 10 की, अब 1 का गुणा करो या मत करो वैल्यू तो बराबर ही आएगी। तो वैल्यू क्या आएगी, 10 की पावर -14 ग्राम आयंस प्रति लीटर। बात को समझ गए मेरी को। चलो आगे चलते हैं, देखना भाई आगे क्या बोल रहा है ये,
हाँ, शुद्ध पानी में H प्लस आयन और OH माइनस आयन की संख्या बराबर होती है। ठीक है, पढ़ चुके हैं हम इस बात को। अब देखो आगे क्या बोल रहा है, यदि H प्लस आयन की सांद्रता, ये प्लस है भाई, ऊपर है ना, माइनस नहीं है, प्लस है। यदि H प्लस आयन की सांद्रता 10 की पावर -7 ग्राम आयंस प्रति लीटर से ज्यादा है तो विलयन अम्लीय होगा। भाई सीधी सीधी बात है, अगर H प्लस आयन की सांद्रता ज्यादा है तो विलयन आपका कैसा होगा, अम्लीय प्रकृति का होगा। और इसके विपरीत में अगर हम कहें, देखो कि OH माइनस आयन की सांद्रता ज्यादा है तो OH माइनस आयन की सांद्रता ज्यादा होगी तो विलयन कैसा हो जाएगा, अम्लीय हो जाएगा, सॉरी क्षारीय हो जाएगा। या हम दूसरे शब्दों में ये कहें कि H प्लस आयन की सांद्रता 10 की पावर -7 ग्राम आयंस प्रति लीटर से कैसी हो चुकी है, कम। तो जब H प्लस आयन की सांद्रता कम हो गई तो भी हम कह सकते हैं विलयन कैसा होगा, क्षारीय होगा, क्योंकि H प्लस आयन की सांद्रता कम होगी तो OH माइनस आयन की सांद्रता बढ़ जाएगी, सीधी सीधी बात है, और बढ़ जाएगी तो विलयन कैसा हो जाएगा, क्षारीय हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे देख लो वही मान दे दिए वापस, H प्लस और OH माइनस की आयन सांद्रता का गुणा किया, -7 का गुणा किया तो ओवरऑल कितना आया, -14 आया। कितने टेम्परेचर पर, 25 डिग्री सेल्सियस पर। समझ गए बात को, आगे चलें। अब देखो, अब -14 का मतलब पॉइंट लगा के 14 बार 0 लिखो, उसके बाद 1 लिखो। ठीक है, और वो क्या हो जाएगा, ग्राम आयंस प्रति लीटर। ठीक है ना, तो लिख सकते हो इस तरीके से भी। बाकी ये जो कैलकुलेशन है लेंदी पड़ेगी, सीधा सीधा लिखो 10 की पावर -14 ग्राम आयंस प्रति लीटर, सिंपल, दैट्स इट। ठीक है, आगे चलते। अब ये जो pH शब्द है इसका मतलब क्या है और pH शब्द की खोज किसने की उसके बारे में भी पढ़ लेते हैं भाई। तो pH शब्द की जो खोज की थी वो किस साइंटिस्ट ने की थी, SPL सोरेनसन ने। किसने की, SPL सोरेनसन ने। कब की, 1909 में की। तो सीधा सीधा एक नंबर का क्वेश्चन बन सकता है, pH शब्द की खोज किसने व कब की, तो आप कहोगे SPL सोरेनसन ने की। और कब की थी, 1919 में, 1909 में। ठीक है ना, 90 नहीं, 1909 में। ठीक है ना, सीधा सीधा दे रखा है। अब H प्लस, इन्होंने pH की परिभाषा क्या दी, उससे पहले P का मतलब समझ लेते हैं कि जो pH में आपका P होता है ना, देखो पहले तो pH को लिखने का तरीका समझ लो। pH में हमेशा P को छोटा लिखा जाएगा और H को बड़ा लिखा जाता है। ठीक है, और इस pH में जो P मतलब होता है उसका मतलब क्या होता है, पोटेंस। क्या होता है, पोटेंस। और इसका अगर हम हिंदी वर्ड देखें तो पोटेंस का मतलब होता है पावर। पोटेंस का मतलब क्या होता है, पावर। यानी H प्लस आयन की जो पावर है, H प्लस आयन की जो शक्ति है, उसी को कौन बताता है, pH बताता है। ठीक है, आगे और पढ़ते हैं। देखो आगे देखो, SPL सोरेनसन ने 1909 में किसी विलयन में H प्लस आयन की सांद्रण को ग्राम आयंस प्रति लीटर में व्यक्त किया। ठीक है, यह 10 की पावर ऋण घात यानी 10 की पावर नेगेटिव में को धन मान देकर प्राप्त किया जाता है। बताऊं अभी कैसे होता है। ठीक है, 10 पावर -n यहाँ यह H प्लस आयन यानी pH से इसको प्रदर्शित किया जाता है। ठीक है, सीधी सीधी बात में जो नीचे की डेफिनेशन दे रखी है वो देखो, किसी विलयन की pH उसके 1 लीटर विलयन में उपस्थित ग्राम हाइड्रोजन आयन सांद्रण के व्युत्क्रम का लघु गुणक होता है। ठीक है, जो डेफिनेशन है उसको है ना बहुत घुमा के दिया है। मैं आपको सीधी सीधी डायरेक्ट डेफिनेशन बताता हूं। अभी फॉर्मूले को देखते हैं और फॉर्मूले के बाद मैं आपको डायरेक्ट डेफिनेशन बताऊंगा। एग्जाम के अंदर उसको लिखो, पूरे नंबर मिलेंगे। ठीक है, इसको भी लिखोगे, इससे भी पूरे मिलेंगे। मैं जो बताऊंगा आपको सीधी स्ट्रेट जो फॉर्मूला लिखोगे उसी से आप उसकी डेफिनेशन आसानी से दे दोगे, कोई अलग से आपको चीज याद नहीं करनी पड़ेगी। ठीक है, इन्होंने क्या बताया कि जो pH है भाई वो H प्लस आयन का जो व्युत्क्रम है उसका लघु गुणक, व्युत्क्रम का मतलब उल्टा, उल्टे का लघु गुणक जो है उसको pH कहते हैं। इन्होंने ये डेफिनेशन दी थी। ठीक है, कि जो H प्लस आयन है उसका जो व्युत्क्रम है, व्युत्क्रम का जो लघु गुणक है उसे हम क्या बोलेंगे, pH बोलेंगे। मैं सीधी सीधी डेफिनेशन देता हूं आपको, देखना। अब pH बराबर क्या हो गया यहाँ पर, log और 1 बटा, बीच में क्या है, बटा है भाई, ये जो नीचे है ना थोड़ा मिसप्रिंट हो गया है, तो log 1 बटा H प्लस आयन। ये किसका सूत्र बताया उन्होंने, pH का। किसका सूत्र बताया, pH का। तो H प्लस आयन यहाँ पर क्या है, नीचे है। अगर मैं इसको ऊपर भेजूं तो वैल्यू माइनस में हो जाएगी भाई, नीचे प्लस है, और उल्टा करूंगा तो वैल्यू किस में हो जाएगी, माइनस में हो जाएगी। यानी हम ये भी कह सकते हैं क्या कि pH बराबर क्या होगा, नेगेटिव लॉगरिथम H प्लस आयन। भाई H प्लस ऊपर गया तो किसका आ जाएगा, साइन माइनस का। तो अब देखो यहां से डेफिनेशन बता रहा हूं, आप अपनी नोटबुक में इसको लिख सकते हो, पेन कॉपी से इस डेफिनेशन को आप लिख लो, ये बुक में नहीं है। ठीक है, देखो इस फॉर्मूले से ही मैं आपको डेफिनेशन दे दूंगा। H प्लस आयन की सांद्रता के, H प्लस आयन की सांद्रता के ऋणात्मक लघु गुणक को, नेगेटिव लॉग लगा रखा है ना, तो लॉग को हिंदी में क्या बोलते हैं, लघु गुणक। ठीक है ना, तो मैं क्या डेफिनेशन दे रहा हूं, H प्लस आयन की सांद्रता के ऋणात्मक लघु गुणक को क्या कहते हैं, pH कहते हैं।
सीधी डेफिनेशन है, H प्लस आयन की सांद्रता के ऋणात्मक लघु गुणक को क्या कहते हैं? पीएच कहते हैं। समझ गए? अब अगर आपसे क्वेश्चन पूछ ले पीओएच की परिभाषा दीजिए, ये तो H प्लस की हो गई। अगर आपसे पूछ ले भाई हमें तो पीओएच की परिभाषा दीजिए, ठीक है, तो हम बता देंगे पीओएच क्या होगा? नेगेटिव लॉगरिथम ऑफ OH माइनस आयन, नेगेटिव लॉगरिथम ऑफ OH माइनस आयन। यानी अब हम क्या कहेंगे कि OH माइनस आयन की सांद्रता के ऋणात्मक लघु गुणक को क्या कहते हैं? पीओएच कहते हैं। ठीक है, एक बार और बता देता हूं आपको, देखना क्या बताया था मैंने आपको। पीओएच की परिभाषा क्या बताई? पीओएच बराबर नेगेटिव लॉगरिथम ऑफ OH माइनस आयन। तो आप क्या कहोगे? OH माइनस आयन की सांद्रता के ऋणात्मक लघु गुणक को क्या कहते हैं? पीओएच कहते हैं। समझ गए बात को? डेफिनेशन लिख दोगे दोनों। आगे देखो, बता चुका हूं भाई पी का मतलब क्या है? पोटेंस, और ये पोटेंस क्या है? एक जर्मन शब्द है, ठीक है, जो लघु गुणक है। ठीक है, दूसरे शब्दों में पी पोटेंशियल को प्रदर्शित करता है, जो हमेशा अंग्रेजी के छोटे अक्षर में लिखा जाता है। ठीक है, पीएच को लिखने का तरीका पी छोटा एच बड़ा। ठीक है, H प्लस आयन बराबर क्या है? हाइड्रोजन आयन की सक्रियता, ठीक है, और OH माइनस आयन क्या है? OH माइनस आयन की सक्रियता है। ठीक है, जिसका ऋणात्मक लघु गुणक क्या कहलाता है? POH कहलाता है। ठीक है, ये लिख दो, देखो POH की वैल्यू भी दिख रखी है आपको, मैंने सीधी सीधी बताई है, आप उसको लिखना। क्या लिखोगे? पीएच बराबर नेगेटिव लॉगरिथम, और ब्रैकेट में लिख दोगे आप OH माइनस। ठीक है, बराबर में ही लिखना भाई इसको यहाँ पे, ठीक है ना। अब इसकी डेफिनेशन हो गई। आगे क्या बोल रहा है? पीएच प्लस पीओएच का योग सदैव कितना होता है? 14 होता है। ठीक है, ये चीज आपको आ सकती है भाई, एग्जाम में आ सकती है, इसको मेरी तरफ से आप स्टार लगा लो। पीएच व पीओएच में आपसे संबंध पूछ ले कि पीएच व पीओएच में संबंध बताइए। ठीक है, तो पीएच प्लस पीओएच किसके बराबर होता है? 14 के बराबर होता है। ठीक है, क्योंकि जो आपकी पावर थी ना -7, वो कहाँ आ जाती है? आगे आ जाती है। जब लॉग को सॉल्व करते हैं तो लॉग में पावर कहाँ आ जाती है? आगे आ जाती है। ठीक है, चलो मैं आपको बता ही देता हूँ। ठीक है, यहां देखो, इसकी जगह क्या लिखते हैं आप? 10 की पावर -7। अरे इसकी सांद्रता कितनी थी? 10 की पावर -7। मैं क्या बता रहा हूं, लॉग में पावर कहां आ जाती है? आगे, तो -7 कहां आ जाएगा? आगे, और -7 है और आगे ऑलरेडी माइनस लगा है, तो मुझे बताओ जब माइनस माइनस गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा? प्लस। तो वैल्यू पीएच की कितनी आ जाएगी? प्लस आ जाएगी। और इसी तरह आपको पता है OH माइनस आयन की सांद्रता भी कितनी होती है? 10 की पावर -7, तो वहां भी -7 आगे आएगा, माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा। तो पीएच का मान भी 7, पीओएच का मान भी 7, तो पीएच और पीओएच को जब दोनों को जोड़ोगे तो 7 और 7 कितने हो जाएंगे? 14 हो जाएंगे। ठीक है, तो आगे यही बात इसने कह रखी है कि पीएच व पीओएच का योग सदैव कितना होता है भाई? सदैव कितना होता है? एक सेकेंड, सदैव आपका होता है 14। ठीक है, समझ गए? तो आपको जैसे पीओएच का मान दे रखा हो और आपसे पूछ ले कि भाई मुझे पीएच का बताओ, ठीक है, तो आप पीएच को क्या करोगे? 14, अगर आपको पीओएच दे रखा है, पीएच पूछ रहा है, तो 14 में से पीओएच को घटा दो, पीएच के मान आपको आ जाएंगे। ठीक है, तो ये फॉर्मूला आपको याद रखना है, पूछा जा सकता है आपको 100%। ठीक है, तो आज की क्लास से कितने क्वेश्चन बने भाई? अम्लीय आयंस पूछ ले आपसे कौन कौन से हैं, तो H प्लस हो गया, नाइट्रेट हो गया, NO3 माइनस, सल्फेट हो गया। क्षारीय आयन आपसे पूछ ले कौन कौन से हो सकते हैं। पीएच का वैल्यू आपसे डेफिनेशन पूछ ले तो H प्लस आयन की सांद्रता के ऋणात्मक लघु गुणक को पीएच बोलेंगे। पीएच व पीओएच में संबंध पूछ ले तो पीएच प्लस पीओएच बराबर कितना होता है? आपका 14 होता है। पूछ ले आपसे पीएच शब्द की खोज किसने की? आप बताओगे SPL सोरेनसन ने की। कब की? 1909 में की। ठीक है भाई, तो आज की क्लास से बहुत छोटे छोटे क्वेश्चन बने हैं, एग्जाम में आपको डेफिनेट यहाँ से कोई ना कोई क्वेश्चन एक मिल सकता है। तो इसी तरह पढ़ते रहिए, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक पढ़ते रहिए और खुश रहिए। धन्यवाद।